आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज, उसका यूनिट 3 पढ़ेंगे। और इससे पहले हम यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप पहले उसको देख लें और उसके बाद यूनिट 3 को देखें। हम बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। और मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट आपको पूरा यूनिट एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे आपको सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, बल्कि आप बाकी स्टूडेंट से कहीं ना कहीं ज़्यादा देखेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम में भी। और जो आप टीच कर रहे हैं या फिर आप जो टीचिंग सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि मुझे मेरा सिलेबस पता है। और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, मुझे सिलेबस के पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन भी पता है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ या क्या पढ़ रहा हूँ, मेरा कोर्स क्या है, मुझे ये सब कुछ पता है। तो ये सारे कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप सिलेबस वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं। सिर्फ एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन पढ़ के पास होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। टीचिंग का जो कोर्स है एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो यहाँ आपको ये डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीएलएड से निकलने के बाद आपको फेस करना होगा कंपटीशन। तो वहाँ भी आपको सेल्फ स्टडी की आदत डालनी होगी। तो यहाँ से अभी आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे यूनिट ओ, और यूनिट 3 का जो नाम है वो है टीचिंग लर्निंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। तो नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जो ईवीएस सब्जेक्ट है वो आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे, टीच करोगे ताकि बच्चे लर्न करें, और किस तरीके से आप प्लान करोगे, टेक्निक यूज करोगे ताकि जो टीचिंग है वो बेटर हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहला ही टॉपिक आपको माइक्रो लेसन प्लानिंग का दिया गया है। तो व्हाट इज माइक्रो लेसन प्लानिंग? आपने पहले भी सुना होगा, इसको हिंदी में ना सूक्ष्म पाठ योजना भी बोला जाता है। तो माइक्रो लेसन प्लानिंग क्या होता है? इट इज अ टीचिंग टेक्निक। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि टीच करने का टेक्निक होता है दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन लेसन इनटू स्मॉलर पार्ट। कोई चैप्टर है, कोई लेसन है, कोई टॉपिक है जो बहुत ही ब्रॉड है, तो उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके और माइक्रो लेसन प्लानिंग करते थे। वो लेसन प्लान तो पूरे लेसन के लिए किया जाता है, लेकिन जो माइक्रो प्लानिंग होती है वो किसी एक टॉपिक के लिए लेसन के डिवाइड करके किया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है। इट इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ रेगुलर लेसन प्लान। तो जो रेगुलर लेसन प्लान जो हम नॉर्मली टीचर्स लोग बनाते हैं क्लास में जाने के लिए, तो ये उसका आप कह सकते हो मिनिएचर वर्जन है। दिस इज बेनिफिशियल फॉर न्यू टीचर्स। जो भी न्यू टीचर्स हैं, अपकमिंग टीचर्स हैं, उन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इट अलाउज टू प्रैक्टिस टीचिंग। इससे आप सीख सकते हो कि टीच किया कैसे जाता है। एंड एजुकेटर्स कैन फोकस ऑन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। और अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टीचिंग स्किल के ऊपर काम करना चाहते हो, तो उसके लिए माइक्रो टीचिंग से बेटर और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ये जो है आपका माइक्रो प्लानिंग यहाँ पर मैंने बता दिया लेसन की। नेक्स्ट हम चलेंगे यूनिट प्लान्स पे। तो यूनिट प्लान्स क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर समझना होगा। कोई बड़ी चीज नहीं है यूनिट प्लान, क्योंकि आप खुद भी देखोगे ना, जो आपका सिलेबस है डीएलएड, अब वो भी यूनिट वाइज ही डिवाइड किया गया है। तो इसको वहां से कनेक्ट करके आप इजीली समझ सकते हो कि जो ये लेसन, ये जो प्लान होता है ना, द प्लान फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ यूनिट इज नॉन एज यूनिट प्लान। जो पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है यूनिट के लिए, वो होता है यूनिट प्लान। और इट इज अ चैलेंजिंग पार्ट टू बी फॉर्म्ड बाय अ टीचर। एक टीचर के लिए पूरा यूनिट क्लियर करना, यूनिट के लिए प्लान बनाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। ये कोई माइक्रो लेसन प्लान नहीं है जो इजीली आप आधे घंटे में या 10 मिनट में फटाफट से तैयार कर लोगे। एक यूनिट प्लान बनाने के लिए सीरियसली आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको पूरा यूनिट यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, तो इससे पहले मुझे पूरा सिलेबस देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने होते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें यूनिट प्लान के अंदर की जा सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो यूनिट प्लान की चीज है ना, वो आप मेरे टीचिंग से समझ सकते हो कि मैं आपको यहाँ पर यूनिट जो है पूरा क्लियर कर रही हूँ, तो मैंने इससे पहले यूनिट प्लान जो है पूरा किया होगा।
यहीं पर यूनिट प्लान की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, मैं आपको पक्का बता रही हूँ यूनिट प्लान इस वाले टॉपिक से पेपर में आएगा ही आएगा, तो इसको क्लियरली आप याद कर लो, इसकी डेफिनेशन आप रट लो। और अगर इसी वीडियो को आप हिंदी में देखना चाहते हो तो ऑन स्टूडेंट पाठशाला का जो पुराना वाला चैनल है वहां जाकर आप देख सकते हो। तो प्रेसन जो है एक हमारे जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं या आप कह सकते हो एजुकेटर हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है। क्या कहते हैं वो, अ यूनिट इज एज लार्ज अ ब्लॉक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर एज कैन बी ओवरव्यूड बाय द लर्नर। तो ये कहते हैं कि एक यूनिट जो है वो लार्ज ब्लॉक की तरह होता है, जिसको देखकर जो स्टूडेंट है वो एक ओवरव्यू लगा सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे आप अपना सिलेबस देखो या आप यूनिट 1 देख लो या इसी यूनिट का एग्जाम्पल ले लो। ये जो यूनिट 3 मैंने जब स्टार्ट किया और आपने जब यूनिट का नाम देखा तो आप समझ सकते हो कि यूनिट के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, या आप कह सकते हो सिलेबस का आउटलाइन जब आप देखते हो तो उससे भी ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। यूनिट प्लान में और क्या होता है, एक्टिविटीज ऑफ यूनिट आर इंटर रिलेटेड, मतलब जो यूनिट के अंदर एक्टिविटीज होंगी वो सब इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक तो आप ज्योग्राफी का पढ़ा रहे हो यूनिट के अंदर, दूसरा टॉपिक साइंस का पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटर रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। लर्निंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड स्पेसिफिक एम, स्पेसिफिक एम्स होते हैं। यूनिट प्लान्स मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग। तो यूनिट प्लान्स भी क्या होता है ना, टीचिंग लर्निंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काम आता है। अब बात करें, मैंने कहा आपको कि यूनिट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर डीपली आपको पढ़ा रही हूँ। यूनिट प्लान को तैयार करने के स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए, सिलेबस में आपके ये पूछा गया है। तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सप्लोरेशन। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये, क्योंकि जब मैं आपके लिए ये यूनिट तैयार करती हूँ, वो यूनिट 1 हो 2 हो, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की यूनिट हो, तो सबसे पहले मुझे एक्सप्लोरेशन ही करना होता है। एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, चेक द प्रीवियस नॉलेज, कि आपको इस टॉपिक से या यूनिट से रिलेटेड पहले की क्या क्या चीज़ें जानकारी पता है, जिसे आप यूज़ करोगे। कोई एग्जाम्पल हो सकता है, कोई डेफिनेशन हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपको पहले से पता हो। उसके बाद प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती है आपको कि कैसे लेसन को डिलीवर किया जाएगा। असिमिलेशन होता है ताकि जो बच्चे हैं वो उसको लर्न करें, असिमिलेट कर सकें। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पूरा नॉलेज ऑर्गेनाइज तरीके, सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद रेसिटेशन यानी रिटर्न्स ऑफ द लेसन, की जब आप लेसन पढ़ा देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, तो एक बार रिव्यू जो होता है आप यूनिट का वो बताते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देती हूँ कि यूनिट जो होते हैं, यूनिट प्लान जो होते हैं, वो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक बताती हूँ आपको, ब्रह्म सोसाइटी, वेदांता सोसाइटी हो गया, अनटचेबिलिटी मूवमेंट हो गया। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आप देख रहे हो, अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ, ये ब्रेकिंग टॉपिक्स हैं, टूटे हुए टॉपिक हैं, तो मैं एक यूनिट बना सकती हूँ जिसका नाम होगा सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो यूनिट प्लान है वो किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर यूनिट प्लान की एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। देखिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि यूनिट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले आपके यूनिट में, तो पक्का इसको करके जाइए। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बता दी, मीनिंग बता दी, आपको स्टेप्स बता दिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अब मैं आपको बता देती हूँ। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है बच्चे के अंदर, और स्मॉल यूनिट्स बनाई जा सकती हैं। ये चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग होती है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए भी मोटिवेट होता है। अगर लिमिटेशंस की बात करूं मैं आपको, तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ यूनिट होता है, क्योंकि यूनिट के अंदर एक यूनिट ओनर कभी भी एक दिन में क्लियर नहीं किया जा सकता जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, क्योंकि बच्चों के अपने भी क्वेश्चंस होते हैं, डिस्कशन होता है, उसमें सारा टाइम निकल जाता है। यहाँ मैं आपको एक दिन में एक यूनिट करा पा रही हूँ, क्योंकि वन साइडर है ना, एक तरफ से पढ़ा रही हूँ आपको, आपके क्वेश्चन क्या है, डाउट क्या है, वो मैं नहीं ले पा रही हूँ, या हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, डिबेट नहीं कर पा रहे हैं आपस में। आप इतने बड़े हो चुके हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं और आप समझ लें, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी। इसमें लेक ऑफ ट्रेनिंग है कि हर कोई जो है यूनिट को प्लान नहीं कर सकता, लेक ऑफ मटेरियल नहीं मिलता कई बार हमारे पास, क्योंकि यूनिट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अनकंसर्न ऑफ टीचर्स इसको इतना ज़्यादा कंसर्न लेते नहीं हैं। ज़्यादातर जो टीचर हैं वो लेसन प्लान को ही कंसिडरेबल मानते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान्स एंड लेसन प्लान्स। तो देखिए यहाँ पर लेसन प्लान भी आ गया, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे 3 चीज़ें आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे यूनिट प्लान हो गया आपका और माइक्रो टीचिंग प्लान हो गया। अब लेसन प्लान और यूनिट प्लान के बीच में डिफरेंस आपको जानना है। तो जो लेसन प्लान होता है, अ टीचर प्लान फॉर टीचिंग एन इंडिविजुअल लेसन, किसी इंडिविजुअल लेसन के लिए टीचर इसको प्लान करता है। जबकि जो यूनिट प्लान होता है, ये प्लान होता है फॉर अ यूनिट विच इज कंसिस्ट ऑफ मैनी लेसन। तो यूनिट के अंदर बहुत सारे लेसन हो सकते हैं। लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर्ड बाय इंडिविजुअल टीचर हो सकता है, और जो यूनिट प्लान होता है वो प्रिपेयर्ड बाय सेक्शनल हेड होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग लेसन होते हैं तो हमें अलग अलग टीचर या फिर आप कह सकते हो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेसन प्लान में क्या होता है, इट कवर्स ओनली वन लेसन एंड मे टेक ओनली फ्यू आवर्स, कि इसके अंदर एक ही लेसन कवर होता है और ये 1-8 घंटा या फिर जितना भी आपका एक टाइम पीरियड होता है 45 मिनट का उसमें कवर हो जाता है। लेकिन जो लेसन प्लान जो हमारा यूनिट प्लान है वो कवर्स मैनी लेसन एंड टेक अ लॉन्गर टाइम पीरियड। तो इसमें बहुत सारे लेसन है तो ऑब्वियस सी बात है इसको टाइम ज़्यादा लगेगा क्लियर करने में। लेसन प्लान कैन इंक्लूड पर्सनल एम्स फॉर टीचर डेवलपमेंट, जबकि यूनिट प्लान कैन बी यूज फॉर द करिकुलम रिव्यू, क्योंकि यहाँ पर करिकुलम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि 8 यूनिट का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हो कि ऑलमोस्ट आपका सिलेबस उसके अंदर कवर हो रहा होता है। अगला जो टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एजुकेशन। तो जो भी ईवीएस को पढ़ाया जा रहा है उसके क्या क्या अप्रोच हैं, क्यों पढ़ाया जा रहा है, किन अप्रोच के बेसिस पर उसको पढ़ाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर वही अप्रोचेस पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, अदरवाइज अप्रोचेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच दैट इज गिवन इन योर सिलेबस इज कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। तो कॉन्सेप्चुअल का नाम सुन के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट को फोकस करता है। लर्न ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। एक्सपीरियंस द थिंग्स बाय टच, प्रैक्टिस और स्मेल। तो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसको यूज करके बच्चे को हम ईवीएस जो है वो पढ़ा सकते हैं। क्रिएट इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो आता है बच्चे के अंदर, और कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चा इंटरनली इतना मोटिवेट होता है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में कि वो चीज़ों को समझता है और अंदर से उसके अंदर ना सीखने की क्यूरियोसिटी आती है। इंक्लूड इन मेमोरी, और क्योंकि इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बच्चा खुद सीखना चाह रहा है, इंटरनल मोटिवेशन है, तो वो ऑब्वियस है कि उसकी मेमोरी में स्टोर नॉलेज होता रहेगा। नेक्स्ट अप्रोच इज प्रोसेस अप्रोच। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच भी आप इसको बोल सकते हो। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स, कलेक्टिंग डाटा, कंक्लूजन एक्सेट्रा चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। स्टूडेंट चूज मेथड बाय ओन सेल्फ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो जिस तरह की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे क्या करते हैं, मेथड चूज कर लेते हैं लर्निंग का। ये इंक्लूड करता है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। इसके अंदर हम डाटा, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, रिसर्च प्रोसेस वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि एक साइंटिफिक मेथड है। आगे चलेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये प्रोसेस एंड सिलेबस और टुगेदर लर्निंग में कन्वर्ट करता है, कि जो भी प्रोसेस चल रहा है पढ़ाने का वो और सिलेबस दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। इसके अंदर प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल इंटीग्रेशन होता है, कि सिर्फ बच्चे को थियोरेटिकल नॉलेज देने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली भी उनको पढ़ाना होगा, इन प्रोसेस भी चीज़ें लानी होगी। इंटीग्रेशन ऑफ वन सब्जेक्ट टू अनदर, अगर इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट से दूसरे को भी इंटेलेक्चुअल कराना पड़े तो भी वो ठीक है, चलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको टेम्परेचर टॉपिक पढ़ा रहा है, तो आप क्या प्रोसेस यूज कर सकते हो, मेजर टेम्परेचर, कि आप बच्चों को टेम्परेचर मेजर करके दिखाओ, उसको थर्मामीटर दिखाओ। इसके 3 मेजर एस्पेक्ट होते हैं, नेचर ऑफ साइंस, नेचर ऑफ स्टूडेंट एंड नेचर ऑफ सोसाइटी। तो ये आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच है। अगला जो अप्रोच है वो है इंक्लूसिव अप्रोच। अब इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करना। तो इंक्लूड एवरी स्टूडेंट इन टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन हो। नो चाइल्ड कुड अवे फ्रॉम एजुकेशन, कोई भी बच्चा एजुकेशन से अवे नहीं होना चाहिए। इंक्लूजन का मतलब ही होता है समावेशी टीचिंग, या आप कह सकते हो शिक्षण। नो एक्सक्लूड ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, फिजिकल, मेंटल डिसेबिलिटी। मतलब इन सब के बेस पर आप किसी भी बच्चे को एक्सक्लूड बाहर नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट फॉर द होल सोसाइटी डेवलपमेंट ये होता है, ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होता है कंट्री का वो भी आपका इंक्लूसिव पर ही डिपेंड करता है।
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है प्रोसेस स्टिल इन एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ईवीएस के अंदर जो प्रोसेस स्टिल है वो आप कैसे यूज करोगे, कौन कौन से कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्व द कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट बाय सेंसेस। हम बच्चों को सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करवा सकते हैं जो भी कंपोनेंट है एनवायरमेंट के। और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होता है, इससे बच्चे को स्टेबल नॉलेज मिलती है जो वो लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं। सेकेंड जो प्रोसेस हो सकता है वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड इनटू ग्रुप्स। तो ऐसा करने से बच्चे में क्या क्या चीजें आएंगी, ये क्या होगा, रिकॉग्नाइज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज अमंग द थिंग्स सराउंडिंग। ऐसा करने से बच्चे आसपास की चीजों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं ये समझने लायक बनते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, शेप, साइज, हाइट, डेप्थ और टेस्ट, स्मेल, स्टेट, कलर, कुछ भी मतलब बेस हो सकता है जिसके आधार पर बच्चा क्लासिफिकेशन करे। इससे डेवलपमेंट होता है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की स्किल का। इसके अलावा यूज द टेबल्स एंड कॉलम का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस स्किल है आपकी वो है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस आप समझ सकते हो कोई बड़ी रिसर्च का ये छोटा मिनिएचर टाइप होता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन द डाटा, इवेंट एंड नेचुरल मैटर्स। जो भी आपके नेचुरल मैटर्स है या कोई इवेंट है या कोई डाटा है उसको एक्सप्लेन करना। गिव इंटेलेक्चुअल और इमेजिनरी एस्पेक्ट, दोनों ही तरह के एस्पेक्ट यहाँ पर मिलते हैं। फर्दर रिसर्च कैन डन ऑन दिस बेस। तो अगर आगे की रिसर्च करनी है तो आप ये छोटा सा मिनिएचर कर देख सकते हो। इंफॉर्मेशन कलेक्शन फ्रॉम ऑल मीडियम, कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। और एग्जामिन द राइट सॉल्यूशन, और जिस भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी ऐसी चीज जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस को यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रेडिक्शन का। प्रेडिक्शन की हिंदी तो आपको पता ही है कि हम आगे के लिए इसको प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी एक तरीके से आप कह सकते हो इसको। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अजम्पशन और कंक्लूजन। हमने जो भी चीज़ें की हैं उससे हम मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या अजम्पशन निकाला हमने। प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। जो भी हमने ऑब्जर्वेशन की, हमने उसको कॉलम में सेट किया, क्लासीफाई किया, कोई भी डाटा हो, तो अब बारी है उसके लिए आगे की प्रेडिक्शन की, किस तरीके से हम उसे आगे के लिए देखते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ वेदर ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि मान लो आपने वेदर के लिए डाटा कलेक्ट किया, उसको फिर क्लासीफाई किया, देन अब आप बताओगे ना कंक्लूड करके कि हाँ भाई आगे का कैसे होगा वेदर, मौसम, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये चीजें। प्रेडिक्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईवीएस करिकुलम। तो ये दो चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। अब लास्टली जो स्टेप होता है वो है एनालिसिस, और ये लास्ट स्टेप है। और इसके अंदर क्या करते हैं हम, गेटिंग टू नो द रिजल्ट हेल्प्स फॉर द फर्दर प्लान्स। तो आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। मान लो हमने सारे स्टेप फॉलो किए और हमें पता चला कि चांसेस हैं कि 10 सालों बाद ऐसा कोई भूकंप आने वाला है या ऐसा कोई मेटेरॉइड जो है वो धरती पे टकराने वाला है, तो हम पहले से उसके लिए प्लान्स जो है वो बनाना चालू कर देंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इधर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग ईवीएस स्टडीज या एनवायरमेंटल स्टडीज। तो एज अ टीचर ये आपके लिए प्रैक्टिकली भी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप ईवीएस टीच करते हैं बच्चे को प्राइमरी लेवल पर तो कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट है एक्टिविटी मैथड्स, आप एक्टिविटीज करवा सकते हो, डिस्कशन मैथड हो सकता है, मैप रीडिंग हो सकती है, ग्रुप वर्क या आप जिसे टीम वर्क कहते हो वो करा सकते हो, रोल प्ले करा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, डिस्प्ले एग्जीबिशन हो सकता है, आप फील्ड विजिट के लिए बच्चे को ले जा सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क हो सकते हैं, और यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। अगर आसपास आपके कोई म्यूजियम है, पार्क है, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन बाय गेम्स। तो यहाँ पर गेम्स के थ्रू एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन कैसे दी जा सकती है या ईवीएस कैसे पढ़ाया जा सकता है थ्रू द गेम्स। कौन कौन से ऐसी गेम्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको गेम्स के नाम पता होने चाहिए, तभी आपके आंसर में वजन आएगा। ऐसे कुछ भी लिखने से आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिलेक्टिव गेम्स के नाम आपको बताए हैं। और जैसे कि द कार्ड गेम हो सकता है जिसमें नेचर के बेनिफिट को बताया जाता है, द गेन ऑफ एनर्जी चॉइस जिसमें बच्चे जान पाते हैं कि कौन से फूड रिसोर्स से हमें क्या एनर्जी मिलेगी, क्लीन स्कूल बस जिससे क्लीननेस वाला टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो, रिड्यूस फूड वेस्ट एक्टिविटी करा सकते हो जिससे बच्चा ये सीखेगा कि फूड वेस्ट हमें बहुत ही कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
इंडोर एयर क्वालिटी डेमो करा सकते हो आप बच्चों को ये बताने के लिए कि किस तरीके से जो एयर पोल्यूशन है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हेल्थ के लिए, दोनों के लिए हजार्डस है। एनर्जी किट्स में रिडल, पजल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। माइग्रेशन गेम करवा सकते हो, वाटर साइंस गेम हो सकती है जिसमें आपको वाटर से रिलेटेड चीज़ें बच्चों को बतानी होती है। तो ये कुछ गेम्स हैं जिसके थ्रू आप ईवीएस टीच कर सकते हो, ईवीएस की नॉलेज जो है वो बच्चों के बीच स्प्रेड कर सकते हो। तो ये बस यही था आपका टॉपिक और यही था आपका यूनिट 3। कितना ही मज़ेदार यूनिट था, आपने कितनी चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं और सीरियसली बिल्कुल भी आपको ये नहीं लग रहा होगा कि ये यूनिट बहुत ही मुश्किल है। तो इसी तरीके से जब आप पूरा यूनिट क्लियर करते हो ना तो आपके अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी और कॉन्फिडेंस आता है। तो आई होप कि आपको ये यूनिट इतनी ही क्लियरली समझ में आया होगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि यूनिट 4 होगी और जल्दी ही मैं बाकी के सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको डिलीवर कर दूंगी ताकि आप अपने डीएलएड में 80+ जो है स्कोर ला सकें।